आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा पर। साथियों, बहुत सारे हमारे उत्तराखंड के बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों को काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार करते करते वो बार बार मुझसे यही पूछते रहे कि सर बीएड ब्रिज कोर्स में क्या हो रहा है। तमाम अपेक्षाएं उनने मुझसे लगा रखी थी, तमाम अपेक्षाएं हमारे जो अन्य मेंबर्स हैं उनसे लगा रखी थी, जो हमारे नेतृत्वकर्ता हैं उन लोगों से लगा रखी थी। तो लंबा इंतज़ार करने के बाद फाइनली आज 16 मार्च को हमारी जो माननीय हाई कोर्ट नैनीताल में है उसमें हियरिंग हुई। तो अभी उस प्रक्रिया में क्या प्रक्रिया हो पाई ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि फाइनल आउटकम जो है कि वो जो है कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन रख दिया है। तो इसलिए जो आज की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में मैं सीधा सीधा कहूँ कुछ खास आज हुआ नहीं। खाली सरसरी तौर पर कहूँ तो हमने जो है कि यानी कि जो संक्षेप में हमारे एडवोकेट के तरफ से अपनी बात तो रख दी गई है, बाकी कोर्ट की तरफ से उन्होंने कहा कि जब अभी कुछ हो नहीं सकता क्योंकि बीएड वर्सेज बीटीसी या बीएसटीसी का जो मामला है उसमें डिसीजन आना सुप्रीम कोर्ट से बाकी है और सारे स्टेट्स को जो है कि फाइनल आउटकम्स जो है कि सुप्रीम कोर्ट के ही डिसीजन के आधार पर रखा गया है। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को इंतज़ार था कि आखिर बीएड ब्रिज कोर्स की जो पोजीशन है वो क्या है, कि आप लोग बहुत सारे साथी जानना चाहते हैं जो हमारे केस से जुड़े हैं और जो केस से बाहर हैं कि एक्चुअल में बीएड ब्रिज कोर्स की जो पोजीशन है वो है क्या, कि आप सारे लोग जानना चाहते हैं कि वो किस कंडीशन में। मैं सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ कि जो बीएड ब्रिज कोर्स की पोजीशन है वो डाइट डीएलएड के समान ही है। वो डाइट डीएलएड के समान धीरे 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 सरकार को भी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई तो मिनिमम क्वालिफिकेशन का एक दायरा उठा था कि मैंने आपसे और अन्य साथियों से भी बात करी थी। 23 अगस्त 2010 के आधार पर नियुक्तियों का जो प्रक्रिया उत्तराखंड में होता था कि 23 अगस्त 2010 तक जो है कि बीएड 1 to 5th में कंसीडर था, कोई भी बीएड प्रशिक्षित हो या अन्य कोई भी योग्यताधारी था वो कंसीडर था। 23 अगस्त 2010 के बाद जब आईटी एक्ट आया, आईटी एक्ट 12 ये अब जो है कि आईटी एक्ट के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत ही जो है कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तय किया जाएगा, जिसके लिए 12 ये बनाया गया। 12 ए के तहत उन्होंने ये कहा, देखिए अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो 12 ये जो आया, जो आईटी एक्ट में जो रूल 23 का कॉज फर्स्ट और 23 का कॉज फर्स्ट आया, सेकंड आया, तो उनमें जो है कि कुछ क्वालिफिकेशन है जो है कि वो कौन तय करेगा, एनसीटी ही तय करेगा। आपने देखिए सेक्शन 111 के तहत कोई भी अमेंडमेंट, देखिए आप देखिए आईटी एक्ट का 12 ये कहाँ आया, जब 23 अगस्त 2010 में जो है अमेंडमेंट लाया गया। वो कब लाया गया, वो जब आईटी एक्ट कंसीडर किया गया। तो जब आईटी एक्ट के तहत जो है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब लागू किया गया तो उसके बाद जो है कि अमेंडमेंट लाया गया। तो उसके अंतर्गत जो है कि जो पहली क्राइटेरिया आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि हम पहली प्रायोरिटी जो है कि किसको देंगे, द्विवर्षीय डिप्लोमाधारी यानी डीएलएड वालों। उसके बाद अगर वो लोग नहीं मिलेंगे तो उसके बाद हम बीएड को कंसीडर करेंगे। ये चीज़ है। ये 12 ये आया कहाँ से, जब संविधान में अमेंडमेंट का अधिकार किसको है, एनसीटी को। एनसीटी को किस सेक्शन के आधार पर है, 111 के तहत पर। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था और यही आज मैंने हेल्दी डिस्कशन जो है कि अपने एडवोकेट के साथ भी किया था। ये जो हेल्दी जो डिस्कशन था उस डिस्कशन, तो साथियों मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रहा था कि जो हमारे साथ बीएड ब्रिज कोर्स याचिकाकर्ता के रूप में जुड़े हैं वो और जो अन्य जो बीएड ब्रिज कोर्स किसी भी प्रदेश के हैं, तो मैं इस समय बता देता हूं कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया 23 अगस्त 2010 के बाद जो अमेंडमेंट लाया गया, 12 ये आया। जब उसके बाद आपने देखा होगा सेवा नियमावली में संशोधन कब आया, 2012 में। 2012 में क्यों आया, जब आईटी एक्ट आया। आईटी एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसमें क्या योग्यता चाहिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की ज़रूरत क्या है, संविधान में अमेंडमेंट कब आया और क्यों लाया गया, उसकी ज़रूरत क्या थी। जो
शिक्षक बनने के लिए, प्राइमरी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए क्वालिफिकेशन कौन तय करेगा? तो वो जो है कि उसका अधिकार किसके पास है? एनसीटी को है। एनसीटी सुप्रीम बॉडी है, तो सुप्रीम बॉडी है तो उस सुप्रीम बॉडी के अधिकार को क्यों नहीं माना जा रहा? तो यानी कि जो है कि क्राइटेरिया शिक्षक बनने के लिए सेंट्रल करेगा, तो लेकिन राज्य के शिक्षक के लिए राज्य भी तो कुछ न कुछ अथॉरिटी रखता होगा। राज्य अथॉरिटी कौन रखेगा? राज्य के अंदर भी जो अथॉरिटियाँ होंगी, जैसे कि आपसे सुझाव मांगेंगे, तो राज्यों से भी जब एनसीटी का जो गजट आया 2018 का, ठीक है, तो 2018 का जो गजट आया है, 28/6/2018 का जो गजट आया, उस गजट में भी राज्यों से सुझाव मांगे होंगे, तभी तो संशोधन आया होगा। तो ये आप समझ लीजिएगा, यानी कि कुल मिलाकर के जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया भी है, तो हम उस क्राइटेरिया में आते हैं। उससे पहले अगर ये कहते हैं कि 23 अगस्त 2010 के जो है कि गजट के अनुसार जो सेवा नियमावली उसके अनुसार है, तो वो भी है। 2012 के अनुसार आते हैं तो उसमें भी हम है, 2018 के अनुसार आते हैं उसमें भी हम हैं। तो हम तो सभी जगह अपने को बरकरार रखे हुए हैं, तो इसीलिए अभी तक हमारा केस भी कोर्ट में जिंदा है। अगर मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, अगर आप सिंगल भी बीएड ब्रिज कोर्स वाले हैं ना, अब निश्चित रूप से याचिकाकर्ता बनिए हाई कोर्ट में, तो आपको फायदा जरूर होगा। मतलब सिंगल भी अगर कोई भी नहीं आता है तो आप अपने कोई भी हल्का फुल्का जो भी एडवोकेट है जिसकी कम फीस है उसके माध्यम से भी आप केस लगा सकते हैं, क्योंकि वो केस मेरे साथ ही कनेक्ट होना है कि सुरेंद्र सिंह बोरा के केस 223 के साथ ही कनेक्ट होगा। तो आप देख लिए 2-2.5 साल। इसके बाद मैंने देखिए सुभाष गिरी जी का है, सुभाष गिरी जी का भी मेरे ख्याल से 387 387 या 385 जो केस नंबर है, वो मेरे ख्याल से अभी 13 मार्च को लगा था, 13 मार्च को रजिस्टर्ड है। तो उन्होंने भी एक याचिका लगा ली, उसमें सिर्फ 2 ही लोग हैं, पिथौरागढ़ के हैं, चमडुंगरा के, तो वो 2 ही लोग जुड़े हुए हैं। तो आप देखिए कि उनका भी रजिस्टर्ड केस है, तो उन लोगों को कहीं न कहीं अगर हमको फ़ायदा होगा, हम जीतेंगे, तो उन लोगों को भी निश्चित रूप से फ़ायदा होना है। अब ये भी देखिए ना, वो 2 लोग हैं तो उन्होंने केस को बरकरार रखा है, वो केस में जुड़िए। मैं कहता हूँ कि कुछ न कुछ बेनिफिट जो है कि बाद में लास्ट में अगर केस बाहर भी होता है तो याचिकाकर्ताओं के लिए बेनिफिट, पिटिशनर के लिए बेनिफिट की अगर डिमांड की जाएगी, पिटिशनर को बेनिफिट उसका मिलेगा। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को मैं बार बार देखते हुए आया हूँ। तो साथियों, आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, उस जानकारी के माध्यम से मैं आपको यही चीज़ कहता हूँ कि मेरे से कोर्ट ने समय मांगा है, मैंने 3 सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा। अभी फ़िलहाल जो है कि हमने सरसरी तौर पर है, बाकी आज हमारी जो कोर्ट में है, कोई जज साहब ने हमें नहीं सुना है, हमने जनरली जज साहब के संज्ञान में ये बातें डाल दी हैं, और इसी बातों के आधार पर आगे जो है कि उन्होंने पूछा कि अगले हफ्ते की डेट लगा दो, तो हमने बोला कि नहीं, 3 सप्ताह बाद ही लगाइए, 3 सप्ताह का हमें समय चाहिए, 3 सप्ताह, क्योंकि उससे पहले जो है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ नहीं सकता है। तो इसलिए जो है कि पूरा जज साहब ने कह दिया था कि ये तो मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, तो अभी जो है कि फाइनल आउटकम सभी स्टेट के, ऑल स्टेट्स का डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर। तो साथियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाला अपडेट मैं इसी तरह देते रहूँगा। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट मेरे पास समय समय पर आपको उपलब्ध कराते रहता हूँ या उपलब्ध रहते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।